मैं डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पीपलीखेड़ा, मेरठ, कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र, इसकी दूसरी पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसका तीसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस अध्याय के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। इस अध्याय से पहले आपने भारतीय संविधान में अधिकार अध्याय को पढ़ा, जिसमें आपने जाना कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किस प्रकार से मौलिक अधिकार संरक्षित हैं। साथ ही मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपने पढ़ा। अब मैं आपसे चुनाव और प्रतिनिधित्व इस अध्याय के बारे में चर्चा करूंगी, जिसके मुख्य बिंदु हैं लोकतंत्र और चुनाव, भारत में चुनाव व्यवस्था, चुनाव की प्रणाली, अन्य देशों से भारत के चुनाव की तुलना, चुनाव में आरक्षण व्यवस्था कैसी है, चुनाव आयोग का गठन कैसे किया जाता है और उसका क्या कार्य है, चुनाव व्यवस्था में क्या कमियां हैं, किस प्रकार से चुनाव प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है, और अंत में मैं निष्कर्ष बता के इस पूरे अध्याय के बारे में संक्षिप्त में बताते हुए निष्कर्ष बताऊंगी। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी चुनाव प्रक्रिया है। इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जिसमें जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है और वह प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन और निर्धारण करते हैं। अब इसमें सबसे पहली सीढ़ी चुनाव प्रक्रिया आती है। चुनाव कराने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, जैसे कि शतरंज का खेल। यदि उसकी घोड़ा गोटी को देखें तो वो ढाई चलता है। उसमें नियमों का निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे खेल निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। उसी तरीके से लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया जाता है, जिससे चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराया जा सके। अब प्रश्न उठता है, क्या लोकतंत्र बिना चुनाव के हो सकता है? तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम किया जा सकता है? तो इन प्रश्नों के आधार पर लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन काल में जब छोटे छोटे देश हुआ करते थे तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम होती थी। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, लोकतंत्र अप्रत्यक्ष से होने लगा। अब मैं इसको आपको ये बता रही हूं कि चुनाव किसको कहते हैं। चुनाव कहते हैं एक ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को
चलाने में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को ही चुनाव कहा जाता है। अर्थात प्रतिनिधियों का चयन करना ही चुनाव है। तो चुनाव की भूमिका अग्रणी होती है। अब इसमें क्या देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में चुना जाए, कौन से मतदाता प्रतिनिधियों का चयन करें, मतदाता अपने प्रतिनिधि का कैसे चुनाव करें और कौन से मतदाता चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं। मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। इन प्रश्नों के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनने के लिए संविधान में प्रावधान किया जाता है, जिसके लिए आयोग का गठन किया जाता है। तो अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताती हूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो चुनाव के लिए नियमों का निर्धारण करता है। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि भारत में चुनाव प्रणाली, चुनाव व्यवस्था क्या है। भारत में चुनाव व्यवस्था बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूं कि चुनाव प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहली, जो सबसे आगे वही जीत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि चुनाव प्रणाली दो प्रकार की, जिसमें पहली आपको बता रही हूं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस प्रणाली में क्या होता है कि जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से सर्वाधिक वोट मिल जाते हैं, उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, और इस प्रणाली को कहते हैं जो सबसे आगे वही जीत। यानी जो चुनाव होता है, उस चुनाव में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं वही जीत जाता है और वो प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये प्रणाली अपने भारत में ही है। भारत के लोकसभा चुनाव में और भारत की विधानसभाओं की चुनाव में, जिसमें पूरे देश को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब मैं आपको दूसरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताती हूं। इस प्रणाली के प्रमुख विचारक हैं थॉमस हेयर। इन्होंने किताब लिखी है, इसको बच्चों याद कर लेना, इलेक्शन ऑफ एनालिसिस। इन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में कहा है, जिसमें प्रत्येक मतदाता के मतों की गणना होती है। ये
प्रणाली, जिसमें प्रत्येक पार्टी चुनाव में सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी करते हैं और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेते हैं। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अर्थात इस चुनाव में चुनाव की जो प्रणाली है ये किसके आधार पर होती है? अनुपात पे, मतों के अनुपात पे इनके चुनाव का की घोषणा की जाती है। ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सूची मत प्रणाली, सूची मत प्रणाली। इसमें प्रत्याशियों को, इस प्रणाली में प्रत्याशियों के नामों की वरीयता दे दी जाती है और जो मतदाता अपने मतों का इन प्रत्याशियों को चुनाव करते हैं, इसमें वरीयता क्रम में उनको ABCD करके उनको चुन लेते हैं और उसके बाद उनकी गणना ABCD के हिसाब से, यदि D को ज्यादा वोटें मिलती हैं तो D का प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके की प्रणाली कहां पर है? USA में। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दूसरी है एकल संक्रमणी प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है? एक इसका कोटा निर्धारित होता है कि कितने प्रत्याशी विजयी घोषित होने हैं, उनका कोटा निर्धारित होता है और मतदाता प्रत्यक्ष रूप से मतदान में भाग ना लेकर के मतदाता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव किया जाता है और उसके माध्यम से न्यूनतम कोटे के द्वारा जो पूरा कर लिया जाता है उसको हम कहते हैं एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये प्रणाली भारत में इजराइल में, पुर्तगाल में, अर्जेंटीना, नीदरलैंड आदि देशों में चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो इसमें भी दो भाग हो जाते हैं एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, जिसमें एक तरीके के देश आते हैं जो जैसे इजराइल और नीदरलैंड, और दूसरे तरीके के देश आते हैं अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल। इजराइल में सबसे पहले मतगणना हो जाती है और उसके बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी के अनुपात में उनको सीटें दी जाती है, जबकि
अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, क्योंकि ये देश जो हैं वहां पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पहले बांट दिए जाते हैं और फिर प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की पार्टी किसमें भी हो जाती है, समानुपातिक में दो ये रहती है और फिर इसमें भी ये दो तरीके की पार्टियां हो जाती हैं। अब इस चुनाव प्रणाली को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देती हूं कि जैसे आपकी क्लास में 4 प्रतिनिधि चुनने हैं, 4 मॉनिटर्स चुनने हैं और आपकी क्लास में 80 बच्चे हैं, तो उसमें किस तरीके से चुनने की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है उसको मैं आपको किस तरीके से बताती हूँ। जैसे कि प्रत्येक छात्र जब वोट डालते हैं तो क्या तरीके क्या हैं, 3 तरीके हैं। प्रत्येक छात्र 1 वोट दे सकता है और 80 छात्रों ने 1-1 वोटें दी। उसमें जो 4 सबसे ज्यादा वोट पाएंगे वो प्रतिनिधि विजयी हो जाएंगे और वो क्लास के मॉनिटर्स बना दिए जाएंगे। ये पहली प्रणाली हो गई। पहली प्रणाली कौन सी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरी जो आपको बता रही हूं कि प्रत्येक छात्र के पास 4 वोटें होंगी, जिसे वे चाहे तो एक ही प्रत्याशी को दे दे या उसे अन्य प्रत्याशियों में बांट दे। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उसे चुना जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है वोट डालने का कि प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट दे। जैसे 4 छात्र चुने जाने हैं और उसमें से 8 छात्रों के उसमें नाम लिखे जाएं और उनकी वरीयता सूची बना दी जाए। जैसे 8 छात्रों की वरीयता सूची बना दी जाए, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें A B C D E F G H। अब बच्चे वोट डालेंगे, हर प्रत्येक बच्चा इनको किसी 4 को वोट डालना है। किसी 4 को कोई ये देगा, कोई ये दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई ये दे रहा है। अब इसमें जब गणना की जाएगी, जिसके सबसे ज्यादा होंगे वो वरीयता क्रम में चुन लिया जाएगा। तो मैंने आपको किस आधार पे बताया, ये आपके ही क्लास में किस तरीके से प्रतिनिधियों को चुनना है। अब ये प्रश्न उठता है कि आप क्या बताएंगे कि भारत में चुनाव व्यवस्था कैसे होती है। इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। जो पहली चुनाव प्रणाली ये भी होती है और दूसरी में से भी होती है। तो पहली वाली है जो, उसका मैं उदाहरण देके आपको बताती हूँ कि जो 1984 में चुनाव हुए, उस 84 के चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करके विजयी हुई, जिसमें कांग्रेस को 543 में से 415 सीटें प्राप्त की। तो वो कितनी हो गई? 80%। और यदि मैं आपको ये दिखाऊं बच्चों कि इसमें आपकी किताब में है, ये देखिए, ये पेज संख्या 56 पे ये देखिएगा, ये सीटें ये दिखाई गई हैं। इसमें दूसरी तरफ, एक तरफ वोट पड़ी है, दूसरी तरफ सीटें। तो देखिए कि जो कांग्रेस को अगर हम देखते हैं तो 80% पैसे सीट प्राप्त हुई है,
लेकिन प्रतिशत देखा जाए तो उनका 48% ही वोट पड़ा है। जबकि दूसरी तरफ केवल 2 सीटें प्राप्त करी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको प्रतिशत कितना मिला है, 7.4%। तो जो हमारी है जो सबसे आगे वही जीत। इस प्रणाली के माध्यम से क्या होता है कि सही मतदान नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्यों नहीं सही क्यों पाता है, क्योंकि इसमें प्रतिशत जो रहता है वो जितना वोटिंग होती है, वोटिंग यानी मतदान में मतदाता अपनी भूमिका अदा करते हैं। दूसरा, अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मैं यहाँ पर आपको इसको समझाती हूँ कि ये प्रणाली जो है इसमें हमारे यहाँ किस किस भारत में किसके लिए की जाती है, सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, और विधान परिषद, विधान परिषद। इसके लिए क्या है, न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम कोटा बराबर कुल प्रत्याशियों की संख्या। डाले गए मतों की संख्या। प्लस 1 और वजनफल 1 बराबर। ये कोटा जो निकल के आता है उसके आधार पर ये माना जाता है कि कौन प्रत्याशी चुना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये डाले गए मतों की संख्या यानी ये मतदाताओं की संख्या, ये किसकी है, मतदाता की संख्या। जिसमें जिन प्रत्याशियों को हम चुनते हैं वो चुने हुए प्रत्याशी यहाँ पर मतदाता होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर आप कैसे जानेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको ये कहें, उम्मीदवार जैसे कि राजस्थान की सीटें हैं तो 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से 4 प्रत्याशी हैं प्लस 1 और इसके साथ भजनफल 1, तो 2 बराबर 5 यानी और 5 चक्कू 20। ठीक, तो इसमें हमें कोटा क्या निकल के आएगा, 41। जो 41 कोटे को पूरा करेगा प्रत्याशी वो विजयी घोषित किया जाएगा। तो बताती हूं कि अन्य देशों के साथ तुलना, अगला पॉइंट है अन्य देशों के साथ तुलना। अन्य देशों के साथ तुलना। अन्य देश जैसे अभी आपको मैंने बताया था चुनाव प्रणाली के अंतर्गत ही कि किस तरीके से इजराइल में पहले चुनाव हो जाते हैं
और उसके बाद जितनी सीटें प्राप्त की जाती हैं संसद में उनके उसी अनुपात में उनको प्रत्याशी रख दिया जाता है। जबकि भारत में क्या है कि चुनाव होता है, जो सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करते हैं वो 543 जो सीटें निर्वाचन क्षेत्र से जो आती हैं वो जितनी जीतते हैं उन्हीं को ही प्रतिनिधि बना दिया जाता है। दूसरी बात, इसी तरीके से यदि हम देखते हैं पुर्तगाल या नीदरलैंड में देखते हैं तो वहां पे क्या है कि वहां पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है और वहां पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग उसी हिसाब से वरीयता क्रम में उनका निर्वाचन होता है। और जबकि भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में जो संक्रमणी पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की संक्रमणी पद्धति द्वारा होती है चुनाव, उसमें राज्यसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। पांचवा इसमें है पॉइंट, चुनाव में आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इन सब में प्रतिनिधित्व के लिए उनके आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगला पॉइंट आता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। इसमें सदस्यों का गठन समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। पहले इसमें एक सदस्य थे, फिर बहुसदस्यीय यानी 3 सदस्य इसके निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के लिए उनके रिटायर की आयु 65 वर्ष है और उनका कार्यकाल कितना है? उनका 6 वर्ष है। और मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जितने भी चुनाव हैं उनके चुनावों का संपादन कराना, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची पे भारत में ये प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक मतदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। ये आयु पहले 21 वर्ष थी। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 में ये आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो बच्चों ये याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु घटाई गई और कब घटाई गई, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि कौन राष्ट्रीय दल है, कौन क्षेत्रीय दल है, उनके चुनाव चिन्ह क्या है, उनके प्रचार और प्रसार के लिए क्या धनराशि निर्धारित की जाएगी, क्या नियम और कानून इसके लिए बनाए जाएंगे, उसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा ही ये सब निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके प्रचार प्रसार में नियमन और नियंत्रण का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चुनावी जो कमियां हैं चुनाव में हमारे, वो कौन कौन सी? कमियों में सबसे पहली जो कमी आती है, जो जीता वही सिकंदर। ये प्रणाली के द्वारा एक स्वस्थ लोकतंत्र भारत में दिखाई नहीं देता। इसमें एक दलगत राजनीति और एक ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार उसमें अधिक दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है जिसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है,
इसमें प्रतिनिधियों के प्रत्याशियों को जो मतदाताओं के लिए रखा जाता है, उसमें भी जो प्रत्याशी हों वो कई बार अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और वे चुनाव लड़के आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है इसमें कुछ कमियों को दूर किया जाए। सबसे पहले चुनावी सुधार में कुछ कमियों को दूर करना होगा, जिसमें सबसे पहले मतदाता सूची जो है वो नई तरीके से बनाई जाए। उसमें जो लोग मर गए हैं उन्हें भी जोड़ दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाए। जो लोग शिक्षित हैं उन्हें मतदान करने के लिए प्रत्याशी के लिए वो निर्धारित किया जाए कि वो शिक्षित लोग हों। इसके अलावा क्या करना जरूरी है कि चुनाव सुधार में कि संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान चलाए जाएं। चुनावी राजनीति में धन का प्रभाव नियंत्रित करने के लिए उन्हें कठोर प्रावधान होने चाहिए और चुनाव व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत जाने वाली प्रत्याशी के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इसी तरीके से जो उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चल रहा है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए रोक देना चाहिए। चुनाव प्रचार में धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर जो प्रचार किया जाता है उस पर ये अपील करनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए और उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको अंतिम रूप से निष्कर्ष रूप में बताती हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए चुनाव के लिए जो नियम बनाए जाएं वो सख्त और कठोर होने चाहिए, जिससे एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण किया जा सके। और अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? अगले अध्याय में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे।